हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े और उसके ड्रॉबैक्स पढ़े। दो ड्रॉबैक्स थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा वाला क्या था कि रुदरफोर्ड के हिसाब से एटम में लाइन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन ऑब्जर्वेशन से क्या मिला कि एटम में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मतलब यू हैव वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो बस आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो अवर टॉपिक इज हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो देखो पहला पॉइंट क्या है यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि हाइड्रोजन एटम को जब हीट किया गया, व्हेन इट वाज हीटेड, तो इट वाज फाउंड दैट इट एमिट रेडिएशंस। उसने रेडिएशंस एमिट किए और ये रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, और ये वेवलेंथ की पर्टिकुलर वैल्यूज थी। वो हम लोगों को ये इसमें देखना है। देखो क्या है पहला पॉइंट कि व्हेन वी हीट हाइड्रोजन गैस इनसाइड अ ग्लास ट्यूब टू हाई टेम्परेचर्स, the emitted radiations has only few selected wavelengths, and when passed through a prism we get what is called a line spectrum. Okay, यानी क्या कि जब तुमने एक हाइड्रोजन गैस को ग्लास के अंदर हीट किया हाई टेम्परेचर्स पे, तो उससे जो रेज निकली, रेडिएशंस निकली, उसको जब प्रिज्म से पास किया गया तो हमको वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज मिल रही है। उन फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने कहा लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू क्या थी, सॉरी ये वेवलेंस, फ्रीक्वेंसी यानी हर फ्रीक्वेंसी के लिए एक वेवलेंथ होती है ना, तो हम लोग वेवलेंस की बात करेंगे, उसके वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन एमिट्स रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ्स 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर, and does not emit any radiations with wavelengths in between these wavelengths। यानी वो सिर्फ इन्हीं वेवलेंस यानी इतनी वेवलेंस के वैल्यू की रेडिएशंस एमिट किया। किसने? हाइड्रोजन ने। अब तुम बोल रहे हो सर आपने इतने कलरफुल क्यों लिखा? क्योंकि दिस वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू दिस कलर, दिस वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू दिस कलर, 486 करस्पॉन्ड्स टू ग्रीन कलर, 656 करस्पॉन्ड्स टू रेड कलर। ओके, इसलिए मैंने वो कलर दिया जानबूझ के। तो तुमको नंबर के हिसाब से ध्यान में आना चाहिए कि वो वेवलेंथ, वो नंबर उस वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है, उस कलर के वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है। तो वो जो द लाइन सीन इन द स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड एज एमिशन लाइन्स। मे बी ये एक मार्क के लिए डेफिनेशन में आ सकता है। व्हाट आर एमिशन लाइन्स? द लाइन्स सीन इन द स्पेक्ट्रम, द लाइन सीन इन द स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड एज एमिशन लाइन्स। और वो एमिशन लाइन्स ऐसी थी, देखो ये क्या रहेगा 410 नैनोमीटर, ये कौन सा रहेगा 434 नैनोमीटर, ये कौन सा रहेगा 486 नैनोमीटर, और ये कौन सा रहेगा 656 नैनोमीटर। यहां पे डिफरेंस कम है, यहां पे डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। देखो 434, 486, और यहां पे डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। लेकिन खास बात क्या थी, बस ये चार ही कलर्स मिले हमको हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में। समझ में? क्लियर है सबको? सभी ने लेक्चर पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। हाइड्रोजन एटम also emits radiation at some other values of wavelengths in the ultraviolet region as well as the infrared region and also at some longer wavelengths, है ना। इंफ्रारेड के आगे वेवलेंथ बढ़ते चले जाती है, तुमको मालूम होगा ना, रेड की सबसे ज्यादा है, इंफ्रारेड की उससे ज्यादा है, इंफ्रारेड से भी ज्यादा होती है, और वायलेट की कम है, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ और कम है। वेवलेंथ का कंपैरिजन तो तुमको मालूम होगा, है ना, आई गेस, आई होप तुमको मालूम होगा। हाँ, ऐसा पता चला कि अल्ट्रावायलेट रीजन में भी है, इंफ्रारेड रीजन में भी, और कुछ लॉन्गर वेवलेंथ्स भी हमको मिले हैं। ये तो विजिबल रीजन थे ना। सॉरी, वेट अ सेकेंड, वो जो चार कलर मिले थे हमको, ये चार कलर मिले थे ना, ये विजिबल रीजन के हैं। विजिबल के पहले होता है अल्ट्रावायलेट, विजिबल के बाद में होता है इंफ्रारेड, है ना। हाँ, नाउ द स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स नोन एज सीरीज विथ नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडीड देम। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन्स का क्या किया हम लोगों ने, जो एमिशन लाइन्स थी ना, विजिबल की, अल्ट्रावायलेट की, इंफ्रारेड की, और कुछ उससे भी ज्यादा वेवलेंथ की, इन वेवलेंथ्स को हम लोगों ने ग्रुप में डाल दिया। ओके, हम लोगों ने ग्रुप बना दिया उसका, और वो ग्रुप को हम लोगों ने बोला सीरीज।
और वो सीरीज को नाम किसके पीछे दिया हम लोगों ने? वो साइंटिस्ट के पीछे जिन्होंने उनको स्टडी किया। ओके, बहुत लोग लगे थे इसके पीछे स्टडी करने को, बस उन साइंटिस्ट के नेम के पीछे हम लोगों ने उन सीरीज के नाम दे दिए। ओके, हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। हाँ, द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ्स एंड गोइंग टू लार्जर वेवलेंथ्स आर कॉल्ड लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज एटसेट्रा। नाम अजीब है सुनने में, लेकिन अच्छे भी लगते हैं। अच्छा लगते हैं। बच्चों के नाम ऐसे भी रखे होंगे किसी ने, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। ऐसे 4-5 बार बोल दोगे ना, लाइन से याद हो जाएंगे। लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज के नाम थे। ओके, नाउ इन ईच सीरीज, अब हर एक सीरीज में द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स डिक्रीजेस एज वी गो टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ्स एंड दे रीच अ लिमिटिंग वैल्यू। अब ये क्या होता है, ये मैं तुमको समझाता हूं, ये सिर्फ पॉइंट याद रखो। हर सीरीज में क्या होता है, दो लाइंस के बीच में, हर एक सीरीज होती है, जैसे एक सीरीज है ये, इसके बीच में लाइंस है ऐसी, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम जाते हो सीरीज में, तो दो लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो कम होते चलता है। द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव लाइंस डिक्रीजेस एज वी गो टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यहां शॉर्टर वेवलेंथ होती है और यहां लॉन्गर वेवलेंथ होती है। जब तुम लॉन्गर से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते हो, ये लाइंस के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में और पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। उसके लिए नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ना होता है, ये सब ऐसे ही है, अभी पढ़ा रहा हूं, इसका क्लियर कंसेप्ट अगले इसमें क्लियर होगा। ओके, और फिर फाइनली हम लोग एक लास्ट वैल्यू पे आ जाते हैं हर सीरीज में, और जो लास्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन एनी सीरीज इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू। सो लिमिटिंग वैल्यू को कैसे डिफाइन किया? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन एनी सीरीज। हर सीरीज में, लाइमन सीरीज में वेवलेंथ है, बाल्मर सीरीज में वेवलेंथ है, पास्टन सीरीज में भी वेवलेंथ है। हर सीरीज की जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ना, उसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? ये सब पॉइंट्स लिख लिया सभी ने? नाउ वेवलेंथ ऑफ एमिशन लाइंस। अब ये लाइंस की जो वेवलेंथ जो एमिट होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? ओके, उसका फॉर्मूला है 1 लैम्बडा इक्वल टू 1 r ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/m²। अब ये फॉर्मूले में हर एक टर्म में एक्सप्लेन करता हूं। देखो देखो, कोई टेंशन नहीं, हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे एक एक करके। इसका डेरिवेशन हमको आगे है। चैप्टर देख रहे हो कैसा है? फॉर्मूला पहले है, डेरिवेशन आगे है। बोर्ड्स का ऑल थैंक्स टू बोर्ड्स, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, ये वो लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया। ओके, और ये वो लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप किया, है ना। यानी इन शॉर्ट तुम इमेजिन करो, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट पे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो वो क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। वो रेडिएशन एमिट करेगा। nth हमेशा हायर एनर्जी ऑर्बिट होता है। इसका डेरिवेशन डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग आगे पढ़ेंगे। नील्स बोर का एक बार हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल देखा ना, फिर यही पढ़ना है। और nth हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो हमेशा एक रेडिएशन एमिट करता है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा, उसका फॉर्मूला है ये। ओके, क्लियर विद दिस? समझ में? अब एक बात ध्यान में रखना, हमेशा m ये n से बड़ा होता है। हमेशा m n से बड़ा होता है, हमेशा, क्योंकि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे गिरने वाला है। दूसरी बात, n की जो वैल्यू है उसके हिसाब से सीरीज डिफाइन होती है। अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब हमेशा अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे गिर रहा है, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, फिर वो दूसरे से पहले पे गिर सकता है, तीसरे से पहले ऑर्बिट पे गिर सकता है, चौथे से पहले ऑर्बिट से पे गिर सकता है।
तो अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उस सीरीज के, उस वेवलेंथ की जो सीरीज होती है हम लोग उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। n अगर 2 है तो लाइमन के बाद में बाल्मर। n इज इक्वल टू 3 है तो इट इज पाश्चन, है ना। फिर n इज इक्वल टू 4 है तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट, n इज इक्वल टू 5 है तो उसको बोलते हैं फंड। ऐसा तुम लिख लो, ठीक है, क्लियर, समझ में। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे और आखिरी पॉइंट पे इसके, वो है लिमिटिंग वैल्यू। ओके, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट, ये दूसरा नाम है इसका। ओके, लिमिटिंग वैल्यू या फिर सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट कब मिलती है हमको? वेवलेंथ, ये वाली सीरीज कब मिलती है, मतलब ये वाली वेवलेंथ कब मिलती है? जब m की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ध्यान में रखना। जब m की वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी। तो अगर m की वैल्यू इंफिनिटी है तो 1/∞² इज 0। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया? 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n²। तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू n²/r। इसको बोलते हैं लैम्बडा l। ओके, लिमिटिंग वेवलेंथ इज इक्वल टू n²/r, n²/r, ठीक है, समझ में है। अब r के बारे में, r ये क्या है? कांस्टेंट है। अरे कोई चीज जब कांस्टेंट होती है ना तो उसकी वैल्यू होती है ना। तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल R इज इक्वल टू 1.097, लिख लो तुम, 10⁷ मीटर इनवर्स। इसका डायमेंशन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, डायमेंशन ऑफ R मीटर इनवर्स है ना, तो m0 l-1 t0, याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। ये सब बातें जितना भी बोला ना मैंने एमसीक्यू के लिए, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? ओके, इतनी बातें सब लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी ये। ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है अगेन ये पॉइंट्स। सबसे पहली बात, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इमिट्स लाइन स्पेक्ट्रा। ये पक्का है, ये तो प्रूव हो गया है ना। रदरफोर्ड बोला था कंटिन्यूअस है, गलत है। जितने भी एटम्स है एलिमेंट के वो सब लाइन स्पेक्ट्रा इमिट करते हैं, ये पक्का है। हर एटम, दुनिया के हर एलिमेंट का हर एटम लाइन स्पेक्ट्रा इमिट करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात, द वेवलेंथ्स ऑफ द लाइन्स emitted by each element are unique. ओके, हर एलिमेंट के जो एटम से जो वेवलेंस निकलती हैं वो यूनिक होती है। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा रहेगा उसकी वेवलेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी, और वो वैल्यूज हीलियम के साथ में नहीं रहेगी, वो वैल्यूज लिथियम के साथ में नहीं रहेगी। हीलियम के लिए एक अलग सेट रहेगा, ओके, लिथियम के लिए एक अलग सेट रहेगा, बेरिलियम के लिए एक अलग सेट रहेगा, वो वैल्यूज का सेट रहेगा, वैल्यूज रहेगी। समझ रहे हो? हाँ, ओके। देन हेंस द elements can be identified from the wavelengths of the spectral lines that it emits. तो बस यही उनका क्या हो गया, पहचानने का तरीका हो गया कि भाई ये अगर स्पेक्ट्रल लाइंस मिली तो हाइड्रोजन है। अगर तुमको किसी एक्सपेरिमेंट में ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, ये वेवलेंथ्स मिली, तो मतलब वो सामने वाला एलिमेंट हीलियम होगा। अगर तुमको किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिली तो वो लिथियम होगा। मतलब स्पेक्ट्रल लाइन से तुम एलिमेंट पहचान सकते हो। ओके, स्पेक्ट्रल लाइन से ओके एलिमेंट्स की पहचान हो सकती है। इसका यूज है, दुनिया में बहुत यूज है इसका, कि जहां पे तुम स्पेक्ट्रल लाइंस के मदद से एलिमेंट पहचानते हो। ओके, क्लियर विद दिस? क्लियर? ओके, तो चलो हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे, 2 ही न्यूमेरिकल करेंगे और सिंपल वाले न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सिंपल है। ओके, हाँ, द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इज 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। हमारा हमेशा रूल क्या है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने का, कैसा है, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मीटर। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू n है। कैलकुलेट n, ये थोड़ा अजीब हो गया है ना। इफ r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, n की वैल्यू निकालना है तुमको, ठीक है। तो चलो विल स्टार्ट। 1/λ
इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, तो 1/λ इज 5 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू R यानी 1.097 × 10⁻7 ब्रैकेट में 1/2² माइनस 1/n²। ठीक है, ये सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 0.2 × 10⁻7 इज इक्वल टू 1.097 × 1/4 माइनस 1/n²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंटू 10⁻7 चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। तो 0.2 अपॉन 1.097 इज इक्वल टू कितना आ गया n² माइनस 4 अपॉन 4n²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.2 × 4n² इज इक्वल टू 1.097 n² माइनस 4 × 1.097। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ओके, तो कितना आ गया 4 × 1.097 कितना होता है 4 × 1.097 4 7 28 2 4 9 36 36 प्लस 2 38 3 दैट मच, तो 1.097 n² माइनस 0.2 × 4 इज 0.8 n²। अब देखो 1.097 माइनस 0.8 कितना होता है 0.297, तो सॉल्व करो 0.297 n² इज इक्वल टू 4.388, तो n² इज इक्वल टू 4.388 अपॉन 0.297। इसको सॉल्व करो और n की राउंड ऑफ कर दो वैल्यू, वो वैल्यू राउंड ऑफ कर लेना है क्योंकि डेसिमल में आ सकती है, उसको राउंड ऑफ करके आंसर लिख लेना है। ओके, क्योंकि ये मैंने प्रॉब्लम को मेरे मन से बनाया है, तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू था तो मैंने ठीक है उसको 5000 ले लिया है, तो उसको जो भी n का वैल्यू आएगा उसको राउंड ऑफ कर लेना। ओके, क्लियर विद दिस? आसान था ना ये सवाल? हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है आज का। Determine the series limit of Balmer series, Paschen series and Fund series given that, ये गिवन है लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट दी है। नाउ वी नो दैट फॉर सीरीज लिमिट का फॉर्मूला क्या है लैम्बडा इज इक्वल टू n²/r। नाउ फॉर लाइमन सीरीज के लिए लैम्बडा दिया हुआ है, सीरीज लिमिट का वैल्यू दिया है, लैम्बडा एल लिखेंगे, लैम्बडा एल लाइमन सीरीज नहीं लिमिटिंग वैल्यू है, ये 912 एंगस्ट्रॉम है और n का वैल्यू कितना है 1, तो देयरफॉर 912 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1² अपॉन r। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, उसको वैसे ही छोड़ दो 1/r का वैल्यू। नाउ अब किसके लिए पूछा है फॉर बाल्मर सीरीज लैम्बडा एल इज इक्वल टू 2²/r, 2² कितना है 4 × 1/r, 4 × 1/r यानी 912, तो हो गया 48363648 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया लैम्बडा एल। नाउ फॉर पाश्चन सीरीज के लिए लैम्बडा एल कितना लेंगे n का वैल्यू 3²/r 1/r 9 × 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्बडा एल का वैल्यू कितना हो गया 18 1 कैरी 9 1 8 9 1 9 सॉरी 9 1 8 नहीं 9 1 9 प्लस 1 10 1 कैरी, ठीक है। अब फंड सीरीज के लिए फॉर फंड सीरीज लैम्बडा एल कितना है 5²/r, हाँ याद रखना 5 आता है, फंड के लिए 5 है, तो इट इज 25 × 1/r, तो 25 × 912 25 2 = 50 5 25 1 = 25 प्लस 5 33 25 9 = 225
228 है ना। कितने आसान थे ना, हाँ एकदम सिंपल वैल्यूज है, एकदम सिंपली आंसर भी आ गया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ओके क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नील्स बोर एटॉमिक मॉडल इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट।